हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 कक्षा 9 का सोशल का नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि नए सिलेबस जो एनसीईआरटी सिलेबस जो राजस्थान में लागू हो गया है उसके अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है। और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ज्योग्राफी एक पार्ट है और हिस्ट्री और पॉलिटी एक अदर पार्ट है। पूरी सोशल को एनसीईआरटी में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र वाला जो पार्ट है उसका पहला चैप्टर पालनपुर गांव की कहानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पालनपुर गांव की कहानी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पालनपुर गांव की कहानी नाम का एक पहला चैप्टर दे रखा है, जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में रिसोर्सेज यानी जो अपने अर्निंग का बेस है वो क्या है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, यानी अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके हम किस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करेंगे जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बने। इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि कृषि जो है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कृषि जो है, पूरा भारत आर्थिक रूप से जो अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक किस पर निर्भर है, कृषि पर। मैक्सिमम पार्ट जो है अर्थव्यवस्था का वो प्रोडक्शन का यानी उत्पादन का अधिकतम भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 18% है और देश के 50% कर्मचारियों को रोजगार देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल, चावल, गेहूं और मसाला उत्पादक है। यानी भारत में जो देश के 50% जो कर्मचारी हैं यानी जो रोज़गार प्राप्त करते हैं वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। और पूरे भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो भारत का जीडीपी है उसका कितना परसेंट, 18% जो है वो किस पर है, कृषि पर। यानी कृषि जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और इसी एक पालनपुर गांव जो है उसका एग्जाम्पल लेते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास इस चैप्टर में किया गया है। पालनपुर नामक एक काल्पनिक गांव के माध्यम से उत्पादन के संबंधित कुछ बुनियादी अवधारणाओं को परिचय, जहां खेती मुख्य गतिविधि है, इस चैप्टर में समझाने का यानी इस पार्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। गांव में कई अन्य गतिविधियां भी होती है। कृषि के अलावा कृषि आधारित कई अन्य गतिविधियां भी गांव में होती है। जैसे अगर हम देखें तो छोटे पैमाने पर हम देखें तो मैंने विनिर्माण यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो, डेयरी जो दूध वगैरह से संबंधित जो डेयरी फार्म वगैरह है, डेयरी का यानी दूध कलेक्शन का, दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, या भैंस, गाय और इनके आधार पे जो डेयरी फार्म लगाते हैं वो हो गया, परिवहन हो गया, साधन, ये अन्य गतिविधियां भी जो होती है वो गांव में होती है। और वो किसका आधार है, अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर नहीं है, कृषि आधारित, कृषि के आधार पर या कृषि से संबंधित कुछ अन्य गतिविधियां भी जो होती है वो भी अर्थव्यवस्था में एक अच्छी भूमिका निभाती है। पालनपुर सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई और स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली से जुड़ा हुआ है। पालनपुर गांव की कहानी हमें गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से समझने की ओर ले जाती है। यानी कि पालनपुर गांव जो है वो सड़क से और परिवहन, बिजली, सिंचाई, स्कूल आदि जो बुनियादी विकसित प्रणाली की सुख सुविधाएं हैं उनसे पालनपुर गांव जुड़ा हुआ है। यानी गांव जो है वो आधुनिक जो विकसित प्रणाली है उसके संबंधित समस्त साधनों से जुड़ा हुआ है। और उस पूरे पालनपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो समझने का प्रयास करेंगे। भारत में गांवों में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। यानी भारत में जो खेती जो होती है, खेती क्या है, उत्पादन गतिविधि यानी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ है, उत्पादन गतिविधि जो है वो भारत में मुख्य रूप से क्या है, खेती। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन करना है, जिसके लिए 4 आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी सेवा या वस्तु, यानी किसी भी सेवा और वस्तु के उत्पादन के लिए हमें 4 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, पानी, तीसरा होता है श्रम और चौथा होता है पूंजी। पूंजी में क्या आ गया, जैसे उपकरण, मशीनें हो गई, भवन हो गया, कच्चा माल हो गया, पैसा हो गया, ये सब किस में आता है, पूंजी में। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। वो पहला क्या है, भूमि, दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, तीसरा क्या है, श्रम और चौथा है पूंजी। इन चारों के आधार पर ही हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। ये उत्पादन का मुख्य आधार है। अगर पूछा जाए कि उत्पादन का मुख्य आधार क्या है, तो भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम और पूंजी। उत्पादन करते समय विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कुम्हार द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बुनकर और मिट्टी का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, यानी किसी चीज़ का उत्पादन। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया कि यदि कुम्हार एक मटका बनाता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी, और उसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन। हाथ में दोनों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यानी धन और जो कच्चा माल है उसे क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है, किसी कार्य को करने के लिए जो आपके पास, किसी भी उत्पादन को करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो आपके हाथ में पूंजी होती है, यानी आपके पास जो नगद मुद्रा होती है, जो आपके पास बैलेंस होता है, वो कार्यशील पूंजी का जाता है। कार्यशील पूंजी का उपयोग किस में किया जाता है, वस्तु के उत्पादन में। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम है। चौथी आवश्यकता क्या है, ज्ञान और उद्यम, जो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ रखने और एक उत्पादन करने में सक्षम है। मान लो कि आपके पास भूमि भी है, भवन भी है और श्रम भी है। इन चारों चीज़ों का, यानी आपके पास पैसा भी है, ठीक है, ज़मीन भी है और मजदूरी भी है, फिर भी, और भौतिक साधन भी है, तो इन सब को, पूंजी को एक साथ रखने और उत्पादन करने जैसा सामंजस्य जो बैठाया जाता है, उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, एक आवश्यक ज्ञान की। आवश्यक ज्ञान यानी स्किल होनी चाहिए। मान लो आपने एक फैक्ट्री लगाई, बट आपको उस प्रोडक्शन का ABCD ही नहीं पता, तो क्या आप उस प्रोडक्शन को करके मार्केट में बेच पाओगे। तो इसके लिए आपको एक आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। उत्पादन के कारक जो है, भूमि, भवन, पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन है। उत्पादन के कारक जो है उन सब के संयोजन, यानी उनका मेलजोल करना ही एक अच्छे मस्तिष्क की आवश्यकता जो होती है। मान लो मैनेजमेंट की, जैसे अपन कह सकते हैं, बिना मैनेजमेंट के कोई उत्पादन नहीं हो सकता। पालनपुर में खेती, ज़मीन तय है पालनपुर के लिए, गांव की खेती उनका मुख्य उत्पादन है। यानी एक सीमित ज़मीन है और गांव की खेती उनका मुख्य उत्पादन। इन लोगों की भलाई खेतों पर उत्पादन से संबंधित है। इन लोगों, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक बुनियादी बाधा है, वो क्या है, खेती के तहत भूमि क्षेत्र व्यावहारिक रूप में तय हो गया है। यानी खेती के रूप में जो भूमि है, वो जो क्षेत्र है, वो मान लीजिए गांव है, एक स्पेसिफिक एरिया 100 बीघा की ज़मीन है जहाँ पे खेती होती थी। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें बदलाव होने लगा है। तो अब जो खेती का जो मुख्य उत्पादन जो था पालनपुर में, बारिश के मौसम में जो किसान थे वो ज्वार और बाजरा उगा लेते थे, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पालनपुर के जो किसान थे वो आलू की खेती कर लेते थे। सर्दियों में किसान जो थे वो गेहूं उगाते थे, और भूमि का एक हिस्सा पूरे साल भर के लिए गन्ने की कटाई के लिए अलग से समर्पित रखते थे। यानी अलग से एक हिस्सा जो था ज़मीन का, वो गन्ने की कटाई के लिए रखा जाता था। अच्छी तरह से जो डेवलप्ड थी, क्या विकसित थी सिंचाई प्रणाली, यानी जो पानी का व्यवस्था थी और साथ ही साथ पानी की सप्लाई की जो सिंचाई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की वजह से किसान 3-3 फसलें एक साल में अपने खेतों में उगा लेते थे। यानी वो आर्थिक रूप से जो ज़मीन थी उसका बेहतर उपयोग करते थे, और 3 अलग अलग फसलें एक वर्ष में उगा ली
जाती थी। बिजली की जो व्यवस्था थी, उसने सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसको और अच्छा बना दिया और उस पूरी व्यवस्था को इतना सुचारू और अच्छा बदल दिया कि किसानों के लिए वो फ़ायदेमंद। बेसिकली इस पूरी कहानी में ये दिखाया गया है कि पालनपुर के जो किसान हैं वो खेती के ऊपर किस तरह से समर्पित है, साथ ही साथ वो खेती में जो ज़मीन है उसका उपयोग किस प्रकार से करते और फसलों का वितरण साल भर में 3 बार करके वो बेहतर लाभ कमाने की कोशिश करते। और उनके इस बेहतर लाभ कमाने की कोशिश में जो बिजली की व्यवस्था थी उसने पूरी सिंचाई व्यवस्था को बदल दिया और मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक ज़मीन का जो टुकड़ा है उस पे साल भर में एक से अधिक फसलें उगा लेना। अधिक पैदावार का दूसरा तरीका आधुनिक खेती है। अगर आप किसी अधिक पैदावार चाहते हैं, ज़मीन से अधिक उपज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो एक ही ज़मीन जो है उस पर साल में एक से बार अधिक बार खेती करना या अधिक बार क्रॉप उगाना है, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से टुकड़े पर एक से अधिक बार फसल उगाना। अधिक पैदावार का दूसरा तरीका है आधुनिक खेती। आधुनिक खेती का मतलब हो गया जो टेक्नोलॉजी है उसका बेटर यूज़ करना और जो बीज है, अच्छी फसल देने वाले जो बीज हैं उसका उपयोग खेती में करना। जो बीजों की किस्म है उसका उपयोग करना जिससे कि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। और अब जब ज़मीन का उपयोग बार बार हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ज़मीन जो गांव की है जिस पे खेती होती है, क्या लगातार इसकी उपजाऊपन बना रहेगा और क्या ये ज़मीन सतत रूप से इसी प्रकार बनी रहेगी। खेती के आधुनिक तरीकों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार अत्यधिक उपयोग किया और रासायनिक उर्वरक जो थे उनके कारण क्या हुआ, जो ज़मीन थी वो उस ज़मीन की मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी यानी अपनी उर्वरकता खो दी। आप देखोगे कि एक फसल किसी एक ज़मीन पर अगर एक साल में एक से अधिक बार उगाई जाती है तो उसकी उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाते हैं, नष्ट, और उन्हें पुनः स्थापित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पालनपुर के किसानों के बीच भूमि का वितरण कैसे किया है, किसी भी तरह की खेती के लिए ज़मीन कितनी ज़रूरी होती है। पालनपुर के जो किसान हैं उनके बीच जो ज़मीन है उसका वितरण किस प्रकार है। पालनपुर जो गांव है उसमें लगभग कितने परिवार रहते हैं, 450। उसमें से 240 परिवार जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से क्या है, कम ज़मीन है। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर खेती करते हैं। और पालनपुर में मध्यम और बड़े किसानों जो हैं वो कितने परिवार हैं, 60, जिनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से अधिक, यानी कि 240 परिवार जो हैं उनसे 2 हेक्टेयर से कम है, यानी अधिकतम जो जनसंख्या है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है। और जो 60 परिवार है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन ज़्यादा है। अब कौन किसको जो श्रम प्रदान करेगा, जो छोटे किसान होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो अपनी ज़मीन पर क्या करते हैं, खुद खेती करते हैं। और मध्यम और बड़े किसान अपने खेती पर काम करने के लिए किसको रखते हैं, वो अपनी खेती पर काम करने के लिए मज़दूरों को रखते हैं, मज़दूरों को रख लेते हैं, जो या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। कौन से मज़दूर कहाँ से होंगे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी वो मज़दूर बन के आएंगे। और परिवार ज़मीन के छोटे भूखंड का उपयोग करते होंगे, वो लोग दूसरी जगह अपनी खेती करने जाते हैं। यानी जिनके पास अपने स्वयं के खेत नहीं होते हैं वो दूसरे बड़े जो ज़मींदार हैं उनके खेतों में काम करने जाते हैं। पालनपुर में खेत मज़दूरों को ज़मीन पर उगाई हुई फसलों का कोई अधिकार नहीं होता। यानी जो खेती में मज़दूर काम कर रहे हैं वो उनको केवल किससे मतलब है, मजदूरी से, उनका फसलों पर क्या है, कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें काम के लिए क्या दी जाती है, मजदूरी, और जो तय होती है या तो नकद देंगे या कुछ अलग तरह का उनको हिस्सा दे दिया जाता है। कभी कभी मज़दूरों को भोजन भी मिलता है, कभी कभी मज़दूरों को मजदूरी भी मिलती है और कभी भोजन के बदले भी मजदूरी की जाती है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे फसल में और खेत से अलग अलग खेत में होती है। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग खेत में और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मजदूरी होती है। खेत मजदूरों को दैनिक आधार पर या फसल की कटाई या पूरे वर्ष के लिए एक विशेष कृषि गतिविधि के लिए नियोजित किया जाता है। खेत जो है या तो
मजदूरी जो है दैनिक आधार पर या फसल की कटाई के आधार पर या एक विशेष साल भर के लिए एक स्पेसिफिक ठेका जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, उसके आधार पर भी मजदूरी और जो ज़मीन होती है उसका ठेका दिया जाता है। खेती में पूंजी की आखिर जरूरत कहाँ पड़ती है कि आधुनिक खेती के तरीकों के लिए बड़ी मात्रा में क्या होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप आधुनिक खेती करोगे वहाँ पे आधुनिक संसाधन आपको परचेज करने पड़ेंगे और उनके लिए आपको पैसों की आवश्यकता होती है। अब ये पैसे जो होते हैं खेती के लिए क्या करते हैं, ऋण पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। अगर ये आप प्राइवेट लेते हैं कहीं से तो छोटे किसान तो गाँव के साहूकारों से अगर लेंगे तो उनकी ब्याज की दर क्या होती है, अधिक होती है। मध्यम और बड़े किसानों की खेती से अपनी बचत होती है और इस प्रकार आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम होती है। यानी बड़े किसान हैं तो उनकी फसल एक बार अच्छी हो गई तो जो एक्सेस मनी है, जो ज़्यादा बचत है, वो धन उनके क्या होता है, अगली बार काम आ जाता है। उनको उधार पैसे लेने की आवश्यकता कम होती है, इसलिए वो आवश्यक पूंजी जो है वो व्यवस्था करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। सेल्स ऑफ सरप्लस यानी जो अधिक हैं, अधिक मतलब जो गेहूं पैदा किए, मान लो एक खेत में गेहूं पैदा हुए तो जितना उनके परिवार के लिए उपयोग करना उसका हिस्सा रख लिया जाता था और जो ज़्यादा होते थे, अधिशेष होते थे, उन्हें क्या कर देते थे, बेच देते हैं। केवल मध्यम और बड़े किसान बाज़ार में गेहूं की आपूर्ति करते हैं, या तो मध्यम और बड़े, क्योंकि अगर जिनके पास ज़मीन कम है वो केवल उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितना उनके परिवार के लिए आवश्यक होता है। अब गैर पालनपुर जो गांव है, कृषि की गतिविधियां अपन ने देख ली, किसान किस प्रकार से खेती करते हैं, मजदूरी किस प्रकार से दी जाती है, ज़मीन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कृषि के अलावा जो गैर कृषि गतिविधियां वो क्या क्या है। उसमें पहला है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में क्या होता है, कुछ लोग डेयरी फार्म में लगे हुए हैं जहाँ पे क्या हो जाए, पास के गाँव में या पास के शहर में जाके दूध बेचा जाता है। पालनपुर में छोटे किसान जो छोटे पैमाने पर वीर निर्माण का एक उदाहरण पेश करते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग हैं वो खेती के अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में भी जुड़े, जैसे दीवार बनाना, मकान बनाना, खेत कुएं बनाना, उस तरह के कार्यों में जुड़े हुए हैं। और कुछ जो हैं वो क्या हैं, दुकानदार वाली गतिविधियों में, जहाँ पे चावल, चीनी, चाय, तेल, साबुन, टूथपेस्ट आदि को क्या किया जाता है, बेचते हैं और उनसे अपना लाभ कमाते हैं। और परिवहन भी एक तेज़ी से बढ़ता हुआ विकासशील क्षेत्र बन गया है गाँवों में। उस पालनपुर गांव में उसमें क्या होता है, टांगा चलाना, जीप चलाना, ट्रैक्टर चला के अपना जीवन यापन करना, पारंपरिक बैलगाड़ी, बोगी आदि जो संसाधन होते हैं परिवहन के, उनको चलाकर और अपना गुजारा करना। राजस्थान बोर्ड के जो सभी विद्यार्थी हैं कक्षा 5 से लेकर 12 तक, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपना वीडियो किसी कंटेंट देखना चाहते हैं सभी विषयों से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिरेकल क्लासेस।